लास्ट वीडियो में क्लास है साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 का फर्स्ट टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो धातु और अधातु की अभिक्रिया से बने होते हैं। जब हम किसी एक धातु जैसे सोडियम की अभिक्रिया एक अधातु जैसे क्लोरीन से कराते हैं तो सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, जिससे सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और क्लोरीन पर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसका आ जाता है माइनस साइन। मतलब जब हम एक धातु की अभिक्रिया एक धातु से कराते हैं तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन अधातु को त्याग देती है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे कहते हैं धनायन, जबकि वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऋणायन। तो ये जो है एक ऋणायन है। धनायन पर धनावेश होता है, जबकि ऋणायन पर ऋणावेश होता है, और दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल। और ये जो वैद्युत आकर्षण बल होता है ना, ये एक प्रबल बल है जो इन दोनों आयनों को प्रबलता से बांधे रखता है, जिसके कारण ये दोनों आयन जुड़ जाते हैं और Na+ और Cl- जुड़कर बनाते हैं NaCl। तो आयनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जो एक धातु की अधातु से अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब हम किसी धातु की अभिक्रिया अधातु से कराते हैं तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन अधातुओं को त्याग देती हैं, जिससे धातु बन जाती है एक धनायन और अधातु बन जाती है एक ऋणायन। धनायन और ऋणायनों पर धन और ऋण आवेश के कारण इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। और ये प्रबल बल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसके कारण ये दोनों आयन आपस में जुड़ जाते हैं और एक यौगिक बन जाता है, जिसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक धातु और अधातु से बनने वाला एक यौगिक होता है, जिसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में आयनिक यौगिकों का पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। तो क्या होती है भौतिक प्रकृति? मतलब भौतिक प्रकृति मतलब प्रकृति में आयनिक यौगिक किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, ये कठोर होते हैं और साथ साथ ठोस होते हैं। ये कठोर ठोस होते हैं और अगर इन पर दाब डालते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। जब किसी पदार्थ पर दाब डालने पर वो टुकड़ों में टूट जाता है, उसे कहते हैं भंगुर पदार्थ। तो आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें आवेशों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में वियोजित हो जाते हैं। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं। कठोर ठोस होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। नंबर 2 है दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस गुण को भंगुरता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नमक, NaCl। नमक जो है NaCl एक आयनिक यौगिक है और जब हम इस पर दाब डालते हैं, अगर हम इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाता है। हर एक पदार्थ जो दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है उसे कहते हैं भंगुर यौगिक या भंगुर पदार्थ, और उसके इस गुण को कहते हैं भंगुरता। ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा गुण है वो है वैद्युत चालकता। तो देख लेते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है। जब हम किसी पदार्थ को विद्युत धारा प्रदान करते हैं और विद्युत धारा प्रदान करने पर उस पदार्थ में विद्युत का चालन होने लगता है तो इस गुण को कहते हैं वैद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक जो है जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में इनके धनायन और ऋणायन एक साथ जुड़े होते हैं और गति करने के लिए जो है स्वतंत्र नहीं होते। तो ठोस अवस्था में तो आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विद्युत के चालन के लिए जो है मुक्त आवेश चाहिए होते हैं, मतलब गतिशील आवेश जो गति कर सके। और आवेश गति कब कर सकते हैं, जब वो अलग अलग हो। तो जब आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो आयनिक यौगिक जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं और जब ये आयनों में टूट जाते हैं तो गति के लिए जो है मुक्त हो जाते हैं। तो जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत का चालन करते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं ना ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में विलयन में जब इनको किसी विलायक में घोल दिया जाता है तो ये विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl नमक, जब हम उसको जो है जल में घोल देते हैं तो NaCl का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, ठीक है ना। तो विद्युत चालकता में आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था अर्थात विलयन में आयनों के मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं। तो ये जो है आयनिक यौगिकों का तीसरा गुणधर्म है, मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। जब ये ठोस होते हैं तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको जो है किसी विलयन में घोला जाता है तो इनके जो आयन होते हैं विलयन में वियोजित हो जाते हैं, जिससे विद्युत का चालन करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आयनिक यौगिकों का नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो है घुलनशीलता। तो देख लेते हैं घुलनशीलता का मतलब क्या होता है। घुलनशीलता का मतलब है जब हम आयनिक यौगिक को घोलते हैं तो आयनिक यौगिक जो होते हैं ना कुछ पदार्थों में घुल जाते हैं जबकि कुछ पदार्थों में नहीं घुल पाते। तो आयनिक यौगिक जो है कुछ पदार्थों में घुल जाते हैं, इनके इस गुण को कहते हैं घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl एक ऐसा आयनिक यौगिक है जो जल में तो घुल जाता है, लेकिन अगर हम इसको पेट्रोल में केरोसिन में अगर घोलेंगे तो ये उनमें नहीं घुल पाता, ठीक है ना। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल, केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आयनिक यौगिक का जो पांचवा गुणधर्म है, आयनिक यौगिकों का पांचवा गुणधर्म है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक ये ताप होते हैं, वो ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे कहते हैं गलनांक। आसान शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि किसी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए जितना तापमान चाहिए होता है उसे कहते हैं गलनांक। अगर बात करें क्वथनांक की
तो क्वथनांक जो होता है वो ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो किसी पदार्थ के लिए वो ताप जिस ताप पर कोई द्रव लिक्विड जैसे पानी भाप में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो जितने ताप पर कोई भी पदार्थ गैस में बदलता है उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। जब हम किसी आयनिक यौगिक को गर्म करते हैं, मतलब उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो आयनिक यौगिक जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल NaCl नमक। लेकिन जब हम इनको गर्म करते हैं तो पहले ठोसों को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदलते हैं और द्रवों को गर्म करने पर वो गैस अवस्था में बदलते हैं। तो किसी आयनिक यौगिक को अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तित करेंगे तो आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बना होता है, धनायन और ऋणायन प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जब हम किसी आयनिक यौगिक को ठोस से द्रव में बदलते हैं तो ये आयन टूटकर अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल है तो इनको तोड़ने के लिए जो है उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए जो है ना आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ता है ठोस से द्रव और द्रव से गैस में ले जाने के लिए। ठीक है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं, मतलब ज्यादा तापमान चाहिए होता है इनको ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था में बदलने के लिए। ठीक है ना। तो ये आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म है। आयनिक यौगिकों का पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक जो होते हैं प्रकृति में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये कठोर ठोस होते हैं। आयनिक यौगिकों पर दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, इनके इस गुण को कहते हैं भंगुरता। जब आयनिक यौगिकों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ठोस अवस्था में तो आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। घुलनशीलता का मतलब होता है कि जब आयनिक यौगिकों को किसी विलायक जैसे जल में घुला जाता है तो आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मतलब होता है वो ताप जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तित किया जा सके। क्योंकि आयनिक यौगिक आयन से मिलकर बने हैं और आयन जो है प्रबल विपरीत आवेश के होने के कारण प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनको ठोस से द्रव और द्रव से गैस में ले जाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना वो उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में तो बस इतना ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण का मतलब होता है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति मतलब ये जो धातु होती है ये हमें कहां से प्राप्त होती है और कैसे इनको प्राप्त किया जाता है। तो अगर बात करें धातुओं की तो जितनी भी धातुएं होती हैं ये सभी हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। पृथ्वी से खोदकर धातुओं को निकाला जाता है। जब पृथ्वी से धातुओं को खोदकर निकाला जाता है तो पृथ्वी से खोदते ही धातु शुद्ध अवस्था में नहीं आ जाती। पृथ्वी से धातु को खोदने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है। तो पहले धातुओं को पृथ्वी से खोदा जाता है, पृथ्वी से खोदने के बाद धातुओं को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। और जब पृथ्वी से धातुओं को खोदा जाता है तो मान लेते हैं यह है पृथ्वी। तो पृथ्वी से धातु को खोदने के लिए ना पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से धातुओं को खोदा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिससे धातुओं को खोदकर निकाला जाता है इस सतह को कहते हैं भूपर्पटी। तो ये भूपर्पटी है। इस भूपर्पटी में जो है सभी धातुएं उपस्थित हैं और इस भूपर्पटी से धातुओं को खोदा जाता है, खोद कर निकाला जाता है, फिर उसके बाद उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है।
तो अगर बात करें भूपर पट्टी की, तो भूपर पट्टी में सभी धातुएं उपस्थित तो हैं, लेकिन हर स्थान पर सभी धातुएं नहीं पाई जाती। किसी स्थान पर कोई एक धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि किसी दूसरे स्थान पर कोई दूसरी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। जब किसी विशेष धातु को पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, तो पहले एक स्थान का चयन किया जाता है, एक स्थान को चुना जाता है। उससे जो है थोड़ा सा मिट्टी का एक नमूना लिया जाता है, मिट्टी का एक सैंपल, और उसको प्रयोगशाला में ले जाकर उससे जो है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अगर मिट्टी के लिए गए सैंपल में धातु की मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक होती है, तो उस स्थान को धातु प्राप्त करने के लिए जो है चयनित किया जाता है, चुन लिया जाता है, और वहीं से धातु खोदी जाती है। और अगर लिए गए सैंपल में धातु की मात्रा कम है, धातु की मात्रा अगर इतनी कम हो कि धातु को खोदने से लेकर उसको शुद्ध करने तक धातु पर इस प्रक्रिया में जो खर्च है बहुत ज्यादा आ जाए, तो उस स्थान को धातु प्राप्त करने के लिए नहीं चुना जाता है। तो धातु प्राप्त करने के लिए एक ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहां पर धातु की मात्रा अधिक है। मान लेते हैं कि किसी एक विशेष स्थान पर धातु की मात्रा अधिक है, तो उस स्थान से धातु को खोदकर निकाला जाता है। तो जब धातु को उस स्थान से खोदकर निकाला जाता है, तो धातु जिस रूप में उस स्थान से खोदकर निकाली जाती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धातु सारी चीजें एक साथ निकल कर आती है, तो धातु के उस रूप को कहते हैं खनिज। अब ये जो खनिज होता है ना, इसी से धातु प्राप्त की जाती है। खनिज में जो है अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं। तो जो सारी अशुद्धियां होती हैं, उन सारी अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री या गेंग। और अशुद्धियों को हटाने के बाद जो धातु वाला भाग बचता है उसको कहते हैं अयस्क। मतलब धातु पृथ्वी से जिस रूप में खोदकर निकाली जाती है उसके उस रूप को कहते हैं खनिज। खनिज में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं आधात्री या गेंग, और उस खनिज में वो भाग जो गेंग के अतिरिक्त बचता है उसे कहते हैं अयस्क। ये वो अयस्क वही पदार्थ है जिससे हमें धातु प्राप्त करनी है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट खनिज। पहले बात कर लेते हैं खनिज की। खनिज क्या होते हैं? धातु जिस रूप में पृथ्वी से खोदकर निकाली जाती है खनिज कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गेंग, जिसे कहते हैं अधात्री। अधात्री या फिर गेंग। तो देख लेते हैं अधात्री या गेंग क्या होता है। खनिज में उपस्थित अशुद्धियां, खनिज में उपस्थित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर आदि को गेंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अयस्क। तो अयस्क क्या होता है? अयस्क खनिज का वो भाग होता है जिससे धातु प्राप्त की जाती है। खनिज का वह भाग जो धातु प्राप्त करने के उद्देश्य से लाभदायक होता है। अयस्क कहलाता है। मतलब जब भूगर्भ से धातु को खोदकर निकालेंगे तो धातु जिस रूप में प्राप्त होगी उसे कहेंगे खनिज। खनिज में धातु के साथ साथ अशुद्धियां भी होंगी, तो जितनी अशुद्धियां होती हैं वो कहलाती हैं गेंग, और गेंग को हटाने के बाद जो भाग बचता है उसे कहते हैं अयस्क। तो ये जो अयस्क होता है ना, ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये शुद्ध धातु है, इसमें भी जो है ना काफी सारी चीजें होती हैं जो हटानी होती हैं।
तो पहले हम कुछ धातुओं के अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है ना ऊपर पट्टी में गैंग को हटाने के बाद 3 रूपों में पाई जाती है, Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O और Al2O3। एल्यूमिनियम के जो ये 3 रूप होते हैं, इन तीनों से धातु प्राप्त की जा सकती है। मतलब जब हम एल्यूमिनियम को किसी स्थान से खोद कर निकालते हैं तो एल्यूमिनियम जिस स्थान पर पाया जाता है उसमें से इस गैंग को हटाने के बाद एल्यूमिनियम इन रूपों में बच जाता है। तो ये जो ना एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक उसी तरह से अगर बात करें हम जिंक की, तो जिंक पाया जाता है ZnS की फॉर्म में, ZnS, और कॉपर पाया जाता है Cu2S की फॉर्म में, और Hg मरकरी पाया जाता है HgS के रूप में। मतलब जब हम इन धातुओं को किसी स्थान से खोद कर निकालते हैं तो गैंग को हटाने के बाद धातु जो है ना इन रूपों में पाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम इन 3 रूपों में पाया जा सकता है, जिंक इस रूप में पाया जा सकता है, कॉपर Cu2S के रूप में पाया जा सकता है, और Hg जो है HgS के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है इन धातुओं के अयस्क हैं। तो धातु एक जो अयस्क होते हैं इनका अपना एक नाम होता है, तो देख लेते हैं किस कौन से अयस्क का क्या क्या नाम होता है। अयस्क नाम, तो पहले बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के अयस्कों की। एल्यूमिनियम के अयस्कों में एल्यूमिनियम का पहला अयस्क है Al2O3.2H2O, इसका नाम है बॉक्साइट। नेक्स्ट Al2O3.H2O, इसको कहते हैं डायोस्पर। नेक्स्ट Al2O3 कहलाता है कोरेंडम। तो जिस तरह से ये एल्यूमिनियम के 3 अयस्क हैं, इसी तरह से दूसरी धातुओं के भी अयस्क होते हैं। जैसे Hg मरकरी का एक अयस्क है, इसका नाम है HgS, इसका फॉर्मूला है HgS, इसका नाम है सिनाबार, जिससे मरकरी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से कॉपर का एक अयस्क होता है C2S, इसे कहते हैं कॉपर सल्फाइड। और Hg जिंक Zn का एक अयस्क होता है ZnS, जिसे कहते हैं जिंक सल्फाइड। इसी तरह से जिंक का एक और अयस्क है ZnCO3, जिसे कहते हैं जिंक कार्बोनेट, ये कहलाता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है। तो ये कुछ धातुओं के अयस्क हैं। मतलब जब हम धातु को पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं तो धातु जिस रूप में पाया जाता है, जिस रूप में पृथ्वी से निकाला जाता है उसे कहते हैं खनिज। खनिज से में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं वो कहलाती हैं गैंग। और अगर हम अशुद्धियों में से खनिज में से अगर हम गैंग को हटा दें तो जो बचेगा उसको कहेंगे अयस्क। और कुछ धातुओं के अयस्क हैं, जैसे एल्यूमिनियम के ये 3 अयस्क हैं, ये मरकरी का अयस्क है, ये कॉपर का अयस्क है, ये जिंक के 2 अयस्क हैं। जिंक का पहला अयस्क है जिंक सल्फाइड और जिंक का दूसरा अयस्क है CO3 जिंक कार्बोनेट। तो ऐसे अयस्क जिनमें सल्फर उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं सल्फाइड अयस्क। तो ये जो ना सल्फाइड अयस्क हैं, जबकि वो अयस्क जिसमें CO3 उपस्थित होता है उसे कहते हैं कार्बोनेट अयस्क। तो ये एक कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क। और ऐसे अयस्क जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। तो ये जो है ऑक्साइड अयस्क है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के किसी भी टॉपिक में किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।